हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 17 के साथ सेट नंबर 17 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 17 का जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जीएस का क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चंस हैं सामान्य जानकारी टाइटल के तहत वो क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग का दिखेगा। तो टेस्ट सीरीज 17 और टेस्ट सीरीज 17 का सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन यानी इस सेट का 36वां क्वेश्चन 36 नंबर पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग को देखना है और फिर उसका आंसर चुनना है। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये कौन सा कार्य के लिए ये बैंक है? ये स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और ये खास करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन के लिए भी। और भूमि विकास बैंक, तो भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? तो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ये टाइटल से भी पता चल रहा है ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन है। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। तो 36 का आंसर हम लोग का ए, 36 का आंसर ए हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? इसमें से किसको मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभ मिलता है? क्वेश्चन अच्छा है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के समय, इन्फ्लेशन क्या होता है उसको शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। वो स्थिति जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का मतलब तरलता बढ़ी हुई हो और मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो गई हो। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति के परिणाम से महंगाई भी आएगी क्योंकि मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो रही है। तो मुद्रा की क्रय क्षमता कम यानी मुद्रा की परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई तो क्या हो जाएगा? महंगाई भी। तो इस स्थिति में इनमें से किसको लाभ होगा? साहूकार यानी आप लोकल लेवल पे जो लैंडिंग करने, लोकल लेवल पे जो उधार देता है उसको साहूकार कहते हैं। साहूकार वो उधार दे रहा है। एक है ऋणी जो ऋण ले रहा है और राजकीय पेंशनर जो गवर्नमेंट से पेंशन जिनको मिलता है, बचत खाता अकाउंट रखने वाले। तो अकाउंट हुआ या पेंशनर जो हुआ तो पेंशनर का तो महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन है तो आपका भी वो जो बचत खाता पर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें भी कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर है ऋणी और साहूकार। साहूकार पैसा देगा और जो लेगा फिर उसको लौटाना है। तो जब वो लौटाएगा उस समय उस मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में वो कुछ इंटरेस्ट अगर देता है, इंटरेस्ट की बात को अगर गौण कर दिया जाए, आप किसी को 100 रुपया दिए, 1 साल के बाद वो 100 रुपया जो लिया है वो आपको लौटा रहा है। लेकिन 1 साल के बाद उस 100 रुपया की परचेजिंग कैपेसिटी, 100 रुपया की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई 100 रुपया लिया और 100 रुपया में वो अगर किसी चीज को हम मानक मान लें, 100 रुपया में वो 1 केजी घी खरीद लिया। कभी 100 रुपया दिया, 100 रुपया में 1 केजी घी खरीदा और बहुत दिनों के बाद वो 100 रुपया लौटा रहा है। तो उस समय अगर घी के हिसाब से ही देखें तो पता चलेगा कि उस समय 1 केजी घी मिलने की स्थिति उससे नहीं है। तो लौटाया तो 100 रुपया, आपने दिया 100 रुपया तो आपने 1 केजी घी दिया और आपको 250 ग्राम घी लौट रहा है। तो फायदा कौन हो? फायदा में कौन रहा? लौटाने वाला।
ये, लेकिन इसमें इंटरेस्ट की बात होती है। तो यहां पर है कि इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, जिस तरह से इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा का परचेजिंग कैपेसिटी जिस तरह से कम हो रही है, उस हिसाब से इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, ये बात मान के चलिए। तब या इंटरेस्ट को गौण करके मान के चलिए, तो उधार लेने वाला इन्फ्लेशन की स्थिति में फायदे में रहेगा, क्योंकि वो जब लौटा रहा है उस समय उस जो लिया है, जो रकम लिया है, उसका वैल्यू कम हो गया। उसको वस्तु या सेवा में आप करके समझिए तो वो समझ में आएगा। तो यहां पर आंसर बी होगा, 37 का आंसर बी होगा। फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं इस पर, इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन क्या है? तो बाजार में तरलता का बढ़ना, मुद्रा की तरलता का बढ़ना, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, लेकिन मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में प्रभाव बहुत सी बातें इस पर है, लेकिन सामान्य रूप से महंगाई बढ़ेगा। अब मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन फायदे में रहता है? तो उसमें ऋण लेने वाला फायदे में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही करना है। तो 37 का बी, 37 का बी, 37 का बी, 36 का ए, 37 का बी। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, किस समिति की संस्तुति पर हुआ? तो नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ। और ये योजना की बात के लिए हमारा पूरा इतिहास है कि हमें हमारा प्लान, सबसे पहले भारत में एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के आर्थिक गतिविधि या विकास के लिए एक योजना होना चाहिए। और इस पर सबसे पहले सर एम विश्वेश्वरैया ने किताब लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये सबसे पहला कदम भारत के योजना के हिसाब से विकास के लिए, प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सबसे पहला कदम सर एम विश्वेश्वरैया का माना जाता है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ये उनकी पुस्तक थी, सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक। ये पुछता भी है। एम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे साउथ के, और काफ़ी ख्याति प्राप्त साउथ के वो सिविल इंजीनियर थे। वो कोई फ्रीडम मूवमेंट और ये से नहीं, लेकिन राष्ट्र हित में उनका ये था कि भाई हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास कैसे हो, और उस पर उन्होंने एक अपना सुझाव दिया, और भारत के आर्थिक सुधार के लिए या आर्थिक विकास के लिए। उसके बाद बहुत से कमेटियां आई, कांग्रेस के द्वारा भी गठित हुआ। तो ये सब फिर आपको गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय गांधीवादी योजना हो गया, श्रीमन नारायण का पीपुल्स प्लान हो गया, पीपुल्स प्लान हो गया एम.एन. रॉय का, फिर सर्वोदय योजना हो गया जयप्रकाश नारायण का। तो इस तरह से बहुत सी बातें हमारा इससे जुड़ा हुआ इतिहास है। फिर स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ, और 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शुरू हुआ। तो इस योजना आयोग के गठन से संबंधित पीछे कोई समिति, कौन सा समिति के रिपोर्ट को उसके लिए कहीं ना कहीं पर प्रेरक मानते हैं, तो वो समिति है नियोगी समिति 1946 की। तो 38 का डी, 38 का डी। और फिर 39 है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ से ही अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी इधर गंगोत्री से। तो अलकनंदा और भागीरथी जाकर के देवप्रयाग में मिलती है, और वहां से गंगा की बात होती है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर किस नदी पर है? तो अलकनंदा। तो 39 का ए। और यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या होता था? तो शिवाजी के मंत्री परिषद का जो हेड होता था, प्रधानमंत्री होता था, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता था, उस पद को पेशवा कहते थे। बाद में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और मराठा के एक अंग के रूप में स्थापित हो गया, और मराठा के अन्य अंगों की तुलना में वो ज़्यादा प्रभावकारी हुआ। तो पेशवा, शिवाजी के प्रशासन में, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, अष्टप्रधान जो उनके थे उसमें पेशवा कौन था? तो पेशवा उस काउंसिल का, मंत्रियों के समूह का प्रमुख होता था, मंत्रियों के समूह का अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था, यानी प्रधानमंत्री होता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को। तो 40 का डी, 40 का डी यहाँ पर हम लोग लिख, चलिए ठीक है, 40 का डी, 40 का डी हुआ
37 का हम लोग लिखे हुए हैं, 37 का बी हुआ, फिर 38 का डी हुआ, 39 का ए हुआ, 40 का डी हुआ। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? ये सब रटिएगा, देश का नाम, राजधानी, करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटीज मॉनिटरिंग के लिए जो एक्सचेंज होता है, जहां खरीद बिक्री के लिए, तो स्टॉक एक्सचेंज। तो टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो निक्की। तो ये याद करना है। तो 41 का डी। फिर 42 है, बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी का वर्तमान में नाम क्या है? जहां गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। और तो वो जो बिरला भवन है जहां गांधी जी की हत्या हुई थी, गांधी जी को गोली मार दिया गया था, तो उस जगह को आज क्या कहते हैं? गांधी सदन कहते हैं। 42 का ए हो गया, दिल्ली में गांधी सदन। और 43 है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, इंग्लैंड का शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, वो कब की घटना है, कब की क्रांति है? तो 1688 की। 1688 रक्तहीन क्रांति ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था वो, जो शानदार ग्लोरियस क्रांति, उसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। और वो क्रांति, इंग्लैंड की वो क्रांति, ब्लडलेस क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, वो किस वर्ष की? तो 1688 की। 1688 की। तो 43 का बी। और 44 नंबर है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नांकित में से कौन है? मिट्टी का बर्तन है, जो सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों से जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें से कौन सा एविडेंस, कौन सा वस्तु, कौन सा चीज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, व्यापार को दर्शाता है, या वो हमें बताता है? तो मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन से कुछ खास आपका आर्थिक विकास का तो बात दर्शित नहीं होता है। नाव यानी बोट्स। तो बोट्स किसी हद तक है कि भाई बोट से बाहर भी व्यापार होता है, कुछ हद तक है। मकान व्यापारिक और आर्थिक विकास, व्यापार भी जुटा हुआ है, तो आर्थिक विकास के हिसाब से मकान भी है कि भाई अच्छा बिल्डिंग है, पक्के ईंट बने हुए हैं, तो इकोनॉमी अच्छी रही होगी, तो नो डाउट वो भी कहीं ना कहीं से है। नाव है, तो नाव दिखा रहा है कि आप बाहर के साथ आपका ट्रेड रिलेशन रहा है, जो मेसोपोटामिया के साथ था, तो ये भी कोई कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मिट्टी का बर्तन कोई बहुत हद तक वो आपके व्यापार और अर्थव्यवस्था से कोई संबंधित नहीं है। अगर मिट्टी के बर्तन को आप लेते हैं तो ये मानेंगे कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। अब फिर है मकान। तो मकान अगर पक्के ईंट के हैं तो अच्छी अर्थव्यवस्था रही होगी। एक ऑप्शन है जो बी में है, मुद्राएं। तो मुद्रा तो किसी भी व्यापार और अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज मुद्रा है। लेकिन मैं यहां पर यह बताऊंगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता में ये जानिए कि कोई भी सिक्का और मुद्रा, ये हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा कैसी थी, तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। हड़प्पा सभ्यता में सिक्का कैसा था, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुद्रा खास करके व्यापारिक जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस थे, संगठन थे, एसोसिएट, तो उनका कहीं ना कहीं कोई सिंबल होता था, और वो सिंबल संभवतः उनके मुहर से का होता था। मुहर का जो मुहर उनका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म का होता था, या तो आयताकार या वर्गाकार होता था। तो ये मुहर को ही अगर मुद्रा कहें तो ये बात हो सकती है। और यहाँ पर मुद्रा के जगह पर अगर मुहर कर दे, मुहरें, क्योंकि मेसोपोटामियन मुहरें जो मिली हैं, मेसोपोटामिया की मुहरें हमें हड़प्पा के बहुत से स्थलों से मिली हैं, और हड़प्पाई मुहरें जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का स्थल से मिली है। तो ये इनके व्यापार वाणिज्य का जो दोनों का जो संबंध था वो दर्शाता है। तो ये व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो चूंकि मुद्रा करके हड़प्पा का कुछ नहीं मिला है, उसको मुद्रा को, लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी लिख देता है बहुत जगह पर, तो मुद्रा को आप मुहर समझे, मुद्रा को मुहर समझे और उसको समझते हुए उसको आंसर करें। मुहर वहां अगर समझे तो वो आंसर होगा बी। तो 44 का आंसर हमारा बी होगा, बाकी का हमने नहीं लिखा है। 44 का आंसर बी होगा, लेकिन उसको क्या समझना है? मुहरे, हड़प्पाई मुहरे। और ऐसे अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए मकान भी, नाव भी
कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से, कोई भी टेक्नोलॉजी का भी कोई चीज़ दिख रहा है तो आखिर अर्थव्यवस्था अच्छा है तब है, मकान भी अच्छा दिख रहा है इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छा है तब है, लेकिन यहाँ व्यापार भी लिखा हुआ है तो इससे ये मुहरे ज़्यादा सही इसमें आंसर होगा। तो मुहरे, तो 44 का बी। और 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्राचीन भारत मगध साम्राज्य के कुछ शासकों का नाम दिया गया है और हम लोगों को उसको अरेंज करना है किस रूप में, यानी कालक्रम दिया है, यानी पहले से यानी शुरू से किसका किसका था। इसमें जो शासक दिया हुआ है वो नाम हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर उदयन है, दूसरा कालाशोक, तो उदयन 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कालाशोक, 3 नंबर पर है धनानंद और 4 नंबर पर दिया हुआ है 4 नंबर पर दिया हुआ है शिशुनाग। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग को ऑर्डर में इसको अरेंज करना है कि कौन पहले इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए उदयन जो है वो हर्यक वंश का शासक है, उदयन हर्यक वंश, मगध के हर्यक वंश का शासक है। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक है और धनानंद नंद वंश का शासक है और शिशुनाग भी शिशुनाग वंश का शासक है। और ये शिशुनाग वंश का ये बाद का और प्रथम ये है, शिशुनाग वंश का प्रथम ये है, बाद का ये है, ये नंद वंश का अंतिम है और नंद वंश का तो खैर दूसरा यहाँ है भी नहीं, और ये हर्यक वंश का शासक है। अब आप जानते हैं ये थोड़ा सा हम इसकी क्वेश्चन हमारा कैसे पकड़ाता है। अगर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस तो भाई फैक्ट्स वाले हैं जो याद करने पड़ते हैं, जहां हम भी बोलते हैं कि चलिए इसको याद कीजिए। कुछ चीज़ ऐसा है जैसे हिस्ट्री का ही चीज़ है, तो हिस्ट्री में कुछ बातें जो आधारभूत आपको याद रखनी। तो मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम जो है, ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज रूल्ड ऑन मगध, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, ये ऑर्डर हुआ। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, सबका फिर पीरियड भी याद रखना है। तो ये उदयन हर्यक वंश का, तो सबसे पहले हर्यक वंश समाप्त होगा तभी तो शिशुनाग। तो चलिए भाई, तो एक हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा 1, इसमें 1 हो गया। उदयन क्रम में सजाना है तो उदयन सबसे पहला हो गया। अब शिशुनाग वंश का 2 शासक है, कालाशोक भी और शिशुनाग भी। शिशुनाग वंश का फाउंडर ही है शिशुनाग, तो कालाशोक तो उसके बाद आया, तो शिशुनाग यहाँ फिर 4 हो जाएगा। फिर कालाशोक शिशुनाग वंश का ही है। अब हम ज्यादा पीरियड पे नहीं, हम ऐसे ही मोटा मोटी, तो 1, 4, फिर कालाशोक 2 और धनानंद क्या नंद वंश का अंतिम शासक है, नंद वंश ऐसे भी शिशुनाग वंश के बाद है, तो धनानंद हो गया ये 3। तो 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 जो हमारा कूट होगा वो बन जाएगा 1, 4, 2, 3 और ये सी पर है, तो 45 का आंसर हमारा सी हो गया। 45 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यभूति वंश कब आया? तो पुष्यभूति वंश उत्तर भारत का एक प्रमुख राजवंश पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश आता है आपको गुप्त वंश के बाद। पुष्यभूति आता है गुप्त के बाद पुष्यभूति। और पुष्यभूति की अगर बात करें कब, तो आप छठी सदी के मध्य से पुष्यभूति की बात आती है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति माना जाता है, लेकिन पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन माने जाते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? पुष्यभूति वंश का अंतिम, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। बड़ा पुत्र राजवर्धन, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन को गद्दी मिलती है और राजवर्धन की फिर हत्या हो जाती है। राजवर्धन एक युद्ध में मारा जाता है, यानी राजवर्धन को धोखे से बंगाल का शासक गौड़ वंश का शासक शशांक मार देता है, और उसके बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर आता है। और हर्षवर्धन के बाद पुष्यभूति वंश का कोई ये नहीं, जबकि हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक महान शासक, और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बहुत प्रश्रय दिया, और हर्षवर्धन के काल में भी चीन से आया हुआ बौद्ध यात्री बौद्ध मंक वेनसंग भारत आया था। तो ये सब पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक यहाँ पर हम लोग हर्षवर्धन कहेंगे। प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता हुए, राजवर्धन हर्षवर्धन के भाई हुए जो हर्षवर्धन के पहले गद्दी पर थे, और राजश्री हर्षवर्धन की बहन हुई। तो राजश्री यानी प्रभाकर वर्धन की बेटी और हर्षवर्धन राजवर्धन की बहन राजश्री, और राजश्री का विवाह
राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कराया था कन्नौज के मौखरी शासक से, कन्नौज के मौखरी शासक से। और उस कन्नौज के मौखरी शासक की हत्या बंगाल का शासक शशांक और मालवा का शासक मिलके उनको मार दिया। और उसके बाद फिर राजश्री विंध्य के जंगल में चली गई थी, फिर हर्षवर्धन उनको फिर जंगल से वापस लाता है। और तो पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक इनमें कौन है? हर्षवर्धन। तो 46 का आंसर सी होगा, 46 का आंसर सी होगा, 46 का आंसर सी होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में ही है? भारत में है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में? अब ऑप्शन से देखेंगे, बाबर का काबुल में है, मरा था आगरा में, काबुल में दफनाया गया, तो बाबर का काबुल में है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, सी पर हम आ गए हैं, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, मुगल पद समाप्त किया और रंगून भेज दिया। और कब? 1857 में। और 1862 में बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहेंगे, रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर है बी में, तो जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है, शहादरा में है जहांगीर का। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरा को कौन बनाया था? तो हुमायूं की पत्नी ने हुमायूं के मकबरा को बनाया। तो हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में ही है? तो आंसर हम लोग का होगा हुमायूं। और 47 का आंसर हो जाएगा डी, 47 का आंसर हम लोग का डी हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तो देखिए 19वीं सदी के जो कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के जो संस्था हैं उनको, और जो ये रिफॉर्म्स के अगेंस्ट भी कुछ संस्था जो स्थापित हुए थे, उनके फाउंडर्स का नाम हम लोग को याद करना होगा। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री, जो 48 का सी दिया हुआ है। तो 48 का आंसर हम लोग का सी हो रहा है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 49, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नांकित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के द्वारा किस पत्रिका का, इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो वो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन। तो ये डी हो गया, इंडियन ओपिनियन, गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका। तो डी, 49 का डी। और 50 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, निम्न में से किसके प्रधानमंत्री कौटिल्य थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के वो प्रधानमंत्री नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के वो मेंटोर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दिशा निर्देशन में ही और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चलाए गए आंदोलन से ही कौटिल्य के नेतृत्व में, कौटिल्य के द्वारा चलाए गए अभियान के फलस्वरूप ही चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को समाप्त करके मगध की गद्दी पर आया। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उनके निर्देशन में ही मौर्य प्रशासन की स्थापना हुई। और तो यहाँ पर एक कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का और नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त का है, विष्णुगुप्त भी उनको कहते हैं। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी है। और विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे निम्न में से किसके? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो गुप्ता वंश का हो गया। अशोक तो मौर्य वंश का है, लेकिन अशोक के काल में वो नहीं थे। अशोक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, तो अशोक के काल में नहीं। राजा जनक तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता है। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे, इसलिए कि वो प्रशासन को ठीक करना चाहते थे। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक
स्कॉलर की तरह सामान्य जिंदगी में रहते थे। और वो चूंकि प्रशासन को ठीक करने के लिए, प्रशासन एक मजबूत मगध प्रशासन और सही प्रशासन स्थापित करने के लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु भी थे। ये भी पूछेगा कौटिल्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 51 जो क्वेश्चन इसमें है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ये याद रखिएगा, इसमें तो फिजिक्स का बहुत सा चीज है कि लिफ्ट जब नीचे की ओर, यहां पर क्या है कि भार कब अधिक होगा? तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड वे में जा रही हो, त्वरित वे में, त्वरित होकर के ऊपर की ओर जा रहा है, यानी उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरित रूप से ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरित कहने का मतलब त्वरण के साथ, मैंने एक समान वेग से नहीं, वेग बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेटेड होते हुए जा रहा है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड वे में जा रहा हो तो उस समय लिफ्ट में व्यक्ति का अपना भार जो होगा वो ज्यादा महसूस होगा। तो कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, लेकिन यहां पर टर्म याद रखना है त्वरण के साथ, त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा? भार बढ़ता हुआ लगेगा। और जब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेटेड वे में आ रही है, नीचे की ओर एक्सेलरेटेड वे में आ रही है तो भार कम लगेगा। और जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो समान वेग से, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, यानी एक ही वेग से ऊपर जा रहा है तो उसमें भार में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। और जब नीचे भी आ रहा है समान वेग से तो भार में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। और एक बात है कि लिफ्ट पे आप कोई बैठा हुआ है और लिफ्ट की डोरी एकाएक काट दी जाए या टूट जाए तो उस समय व्यक्ति भारहीनता की स्थिति को महसूस करेगा, भारहीनता होगा, भारहीनता होगा। यानी आप समझे कि जैसे किसी वेट मशीन पर कोई खड़ा है, लिफ्ट में है और एकाएक डोरी काट दिया जाए तो वेट मशीन पर जो उसका वेट हो वहां पर क्या दिखाएगा? जीरो दिखाएगा। यानी मुक्त रूप से गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होगा? भार क्या होगा? शून्य होगा। भार क्या होगा? शून्य होगा। तो यहां पर क्वेश्चन था किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ए होगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो 51 का आंसर ए, 51 का आंसर हम लोग का ए हो गया, 51 का आंसर ए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 52 नंबर, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है ये क्रॉनिक नेफ्रेनिक ये डिजीज है, यानी नेफ्रिक जैसे क्रॉनिक नेफ्रिक डिजीज हो गया। तो नेफ्रिक डिजीज, नेफ्रिक जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ? तो किडनी, नेफ्रॉन कहाँ के? तो किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं। तो उसमें नेफ्रॉन में जो डिसऑर्डर से ये होता है। तो ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग का रोग है? और हम लोग जीएस के ख्याल से इतना ही करेंगे, मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि रोग और प्रभावित अंग, रोग और प्रभावित अंग ये याद किया जाता है। तो उस तरह से वहां से ये क्वेश्चन है। तो ब्राइट्स रोग ये बहुत कॉमन नहीं मिलता है, तो ब्राइट्स रोग यानी बुक में कॉमन नहीं मिलता है। तो ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को, जो सी दिया हुआ है किडनी को। तो 52 का आंसर सी हुआ। 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है फिर उसको जमने दिया जाता है पानी को, तो बोतल टूट जाती है, क्यों? अगर बोतल में पानी भरा हुआ है और जब पानी को अगर फ्रीज करके जमा दिया गया तो बोतल उस स्थिति में टूट जाती है, इसका कारण क्या है ये हम लोग को बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि पानी का उसका भी कारण है, लेकिन सामान्य रूप से ये जाना जाता है कि पानी का जो आचरण होता है ये 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी, ये ध्यान दीजिए। यहां पर वाटर के लिए ये बात हो रही है, वाटर के लिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक सी तक जो जल का जो गुण है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सी तक अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऐसे लिख दें, टेम्परेचर अगर आप
टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी इसमें क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व तो बढ़ेगा। जबकि सामान्य रूप से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर घनत्व तो कम होता है, घनत्व तो कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घनत्व कम होता है। लेकिन ये उल्टा है 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी के टेम्परेचर रेंज में वाटर के लिए उल्टा। फिर इसके नीचे भी वाटर भी सामान्य गुण धारण करता है और इसके ऊपर भी सामान्य गुण वाटर के लिए भी। लेकिन 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक में जल का ये उल्टा होता है कि इसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। और जब इस रेंज में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो इस रेंज में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। अगर हम 4 डिग्री से इधर जा रहे हैं तो डेंसिटी यहाँ क्या होगा, डेंसिटी बढ़ रही है। तो जब डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो डेंसिटी इधर से बढ़ेगा, डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम इस रेंज में इधर से इधर आएंगे तो क्या करेगा, वॉल्यूम आयतन क्या होगा, आयतन डिक्रीज करेगा। आयतन क्या होगा, आयतन डिक्रीज करेगा, इधर से करेगा। लेकिन इधर से आइएगा तो आयतन फिर क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। 0 डिग्री से 4 डिग्री में जाते हैं तो डेंसिटी 0 डिग्री से 4 डिग्री जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब कि आयतन क्या होता है, डेंसिटी बढ़ेगा तो आयतन कम होगा। अब बोतल में जब पानी आपका यहाँ पर है, बोतल में पानी जिस टेम्परेचर पर हो, ये पानी है और यहाँ इसमें जो पानी है, अब इसको ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, बर्फ होगा। बर्फ के किस पे जाएगा, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री सी इधर से जब घट के 0 डिग्री पर आप आइएगा तो 0 डिग्री पर जब आइएगा तो पानी की डेंसिटी तो कम हो जाएगी। और डेंसिटी जब कम होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो बोतल को तोड़ेगा, तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ होगा आंसर सीधा सा है, पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है, किस, पानी जमने पर फैलता है क्योंकि 4 डिग्री, अब उल्टे सोचिए ना, 4 डिग्री सी से अगर आप 0 डिग्री सी तक आते हैं, 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक आते हैं तो डेंसिटी घटेगी। 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी की तरफ आते हैं तो डेंसिटी घटेगी। तो जब डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी आयतन का बढ़ना होगा। और आयतन बढ़ेगा यानी जगह ज़्यादा चाहिए उसको, तो जगह ज़्यादा चाहिए तो बोतल टूटेगा। तो 53 का ए, 53 का आंसर ए, 53 का आंसर ए। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को, 53 का ए। और मैं एक बार फिर बता दूं, बस आप ध्यान ये रखिए कि 0 डिग्री सी से पानी के केस में 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी में उल्टा स्थिति रहता है, बस उल्टा याद रखिए। और सामान्य तो आप जानते ही हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटता है सामान्य। तो और डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा संबंध है, डेंसिटी और वॉल्यूम का संबंध उल्टा है। तो यह 4 डिग्री पर अगर पानी है, या पानी जो होगा 0 डिग्री से ज़्यादा ही होगा ना टेम्परेचर, तो पानी को जब ठंडा करके 0 डिग्री तक लाएंगे तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी यहाँ पर घट रही है, यहाँ पर डेंसिटी घट रही है। यानी आप फिर से एक बार देखिए, इधर डेंसिटी इंक्रीज और इधर डेंसिटी डिक्रीज, डिक्रीज डेंसिटी करेगा, डेंसिटी यहाँ डिक्रीज, यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जब डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा संबंध, डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, वही कारण है बोतल का टूटना। तो 53 का ए, 53 का ए हो गया। अब 54 नंबर, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो ये थूक से, कुत्ता के काटने से, मच्छर के काटने से नहीं, पोलियो का वायरस, चौथा जो ऑप्शन हमारा बचा हुआ, दूषित भोजन और जल से। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। तो 54 का डी, 54 का डी। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तन करके वस्तु का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति का तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए बरसा। देखिए यहां सीधी से रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। तो रेडियो, तो यहां पर सीधे आइए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। तो सी, तो 55 का आंसर हो गया सी, 55 का आंसर हो गया सी, 55 का आंसर, 55 का आंसर हम लोग का सी। देखिए रडार और सोनार, इससे क्वेश्चन अब रहता है। तो सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, वो साउंड का हो गया। और वहां पर कौन सा तरंग होगा? प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग। तो सोनार में प्राश्रव्य तरंग, सोनार का फुल फॉर्म हुआ साउंड नेविगेशन रेंजिंग, और रडार में रेडियो तरंग, रडार में रेडियो तरंग, और रडार का फुल फॉर्म हुआ रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है, तो 55 का आंसर हो गया सी। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डायमंड बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है? थोड़ा यहां पर इसका बीओडी सही है, उसको आप फिर से इसको पढ़िएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो डायमंड नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है? ये क्वेश्चन सही है। तो बीओडी का फुल फॉर्म हुआ, बीओडी का फुल फॉर्म हुआ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो डायमंड नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किसके लिए स्टैंडर्ड है? किसके लिए बीओडी स्टैंडर्ड किस बात के लिए दिया जाता है? तो जलीय तंत्र में यानी हाइड्रोस्फीयर में प्रदूषण की जांच पड़ताल, हाइड्रोस्फीयर में जल तंत्र में क्या स्थिति है, जल तंत्र में पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कितने पॉल्यूटेंट्स, किस मात्रा में पॉल्यूटेंट्स वहां पर प्रदूषक उपस्थित है, उस बात को वो स्टैंडर्ड बीओडी से। तो बीओडी स्टैंडर्ड देगा जलीय तंत्र के प्रदूषण की स्थिति की, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। तो जलीय तंत्र में पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, प्रदूषण की स्थिति क्या है, उस मानक को बीओडी का वो उसका मानक बीओडी है। और बीओडी का फुल फॉर्म होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। तो 56 का आंसर बी हुआ, 56 का आंसर बी हुआ। और 57 नंबर, रक्त का कौन सा घटक कंपोनेंट शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आप जानते हैं आरबीसी। तो रक्त का कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है? तो आरबीसी। रक्त का कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन कैरी करता है? आरबीसी। तो 57 का डी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नांकित में किस रोग का कारण है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहां से? तो फैट से, कोलेस्ट्रॉल फैट से। आप कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल खास करके अगर श्वसन नली में कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो श्वसन नली में जो कोलेस्ट्रॉल आता है तो फिर सांस लेने की दिक्कत, फिर तो उससे फिर आपका हृदय पर प्रभाव, हृदय पंपिंग में प्रभाव, हृदय पर प्रभाव होगा। तो इसका जो होगा तो यहां पर होगा रक्त का कौन, यहां पर है कोलेस्ट्रॉल का अधिकता निम्नांकित में से किस रोग का मुख्य कारण होता है? तो हृदय संबंधी रोग का, हृदय संबंधी रोग का, कोलेस्ट्रॉल का हृदय संबंधी, सांस वाला भी होता है लेकिन हृदय संबंधी यानी खून का जो जहां से जाना हो रहा है हृदय में खून का जाना, तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो नली क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो नली क्या होगा? श्वसन नली खास करके वो दूसरे इन्फेक्शन से मतलब कि वो होगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो जो खून का प्रवाह अगर बढ़ गया तो नली पतली, नली का वहां पर डायमीटर कम होगा। तो ये सामान्य रूप से मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर ब्लड का फोर्स क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। अगर
नली ज़्यादा भी फैल गई तो कोलेस्ट्रॉल से फैलती नहीं है, अगर फैल गई तो फिर वहाँ पर प्रेशर कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल अगर वहाँ पर आ गया है तो कोलेस्ट्रॉल आ गया है तो वो नैरो होगा, और नैरो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और वो तो इससे हृदय का प्रभाव, यहाँ हृदय संबंधी रोग, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित किस रोग का कारण है? हृदय संबंधी रोग का। तो 58 का सी। अब 59 नंबर है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा हो गया काइनेटिक एनर्जी, सबको जानता है, हाफ mv², हाफ mv²। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, वस्तु की चाल आधी कर दी जाए। मान लेते हैं कि पहले अगर ये चाल जो भी ही है, अगर आधी कर दी जाए तो ये गतिज ऊर्जा क्या था? हाफ mv² आप कह रहे हैं। उसका मास m मान लेते हैं, वेग v मान लेते हैं, मास में कोई चेंज नहीं करना है, वेग को आधा कर देना है। तो वेग 1v था ये, अब इसको v/2 कर देना है। हाफ m v/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हाफ mv² और बटा में क्या हो जाएगा? 4। तो ये हाफ mv² तो पहले से स्थिति थी, लेकिन एक 4 और बटा में 4 हुआ, यानी जो हाफ mv² था ये आपको क्या दिख रहा है? 1/8 mv²। तो हाफ mv² और ये हो गया 1/8 mv², तो कितना कम हो गया? 1/4 हो गया। तो यहां पर हो रहा है 1/4 रह जाएगी, तो उसका घट के कहां तक पहुंच जाएगा? 1/4। तो इसका 1/4 हुआ ना। एक हमने ऐसा एग्जांपल, आप दूसरा भी इसमें मान लेकर रख सकते हैं। तो ये चूंकि स्क्वायर हो जाता है, तो वेग को अगर हाफ कीजिएगा तो 1 पर ही सही है, तो हाफ कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। तो वो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। वही अगर दुगना कर देते हैं, 1 था, अगर दुगना कर दिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो अगर, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि यदि किसी बस पिंड के गतिज ऊर्जा को आधा कर देंगे, गतिज ऊर्जा को आधा कर देंगे, यानी उसके गति को, उसके गति को आधा कर देंगे, गति को आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। और अगर उसके गति को दुगना कर देंगे, गति को दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और मास में अगर दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दुगना होगा, मास को अगर हाफ करेंगे तो गतिज ऊर्जा हाफ होगा। उसमें जितना आप कीजिएगा वही होगा। हाफ कीजिएगा तो हाफ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मास को हाफ कीजिएगा तो हाफ हो जाएगा, मास को दुगना कीजिएगा दुगना हो जाएगा। लेकिन वेग को, वेलोसिटी को अगर हाफ कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी पहले के, अगर उसका डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। तो यहां पर 59 का आंसर बी हो गया। और 60, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? ये ए हो गया 10⁻10 मीटर। वो सब आप याद रखिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? एंगस्ट्रम हो गया, नैनोमीटर हो गया, एनोमीटर हो गया, तो वो सब याद करना है। तो 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होंगे? 10⁻10 मीटर। अब यहां पर पाकिस्तान क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में किस शहर को रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है? पाकिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान के किस शहर, पाकिस्तान क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में निम्नलिखित किस शहर को रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है? तो नहीं, मैं गलत पढ़ रहा था इसलिए पकड़ा नहीं रहा था। पाक कला, पाकिस्तान नहीं है, सॉरी, पाक कला। पाक कला क्या होता है? तो भाई कुकिंग, यानी खाना बनाना। ये तो पाक कला के क्षेत्र में, पाक कला, इसको मैं पाकिस्तान ले रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। पाक कला क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में किस शहर को रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है? ये क्वेश्चन है, हमारे करंट का क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हमारे किस शहर को कुकिंग के क्षेत्र में क्रिएटिविटी के लिए चुना गया है, ऐसा क्वेश्चन। तो वो आपका है हैदराबाद, साउथ का हैदराबाद। और हैदराबाद में ऐसे भी पारंपरिक रूप से भी हैदराबाद में अलग अलग तरह के व्यंजन बनना वहाँ का परंपरा रहा है, तो हैदराबाद। तो 61 का सी।
और 62 नंबर क्वेश्चन है, बीते 21 नवंबर से 23 नवंबर के दौरान ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहां हुआ? वो नई दिल्ली में हुआ है, तो 62 का सी। और 63 है, किस जलवायु संरक्षण कार्यकर्ता ने हाल ही में नार्डिक परिषद का पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार किया? वो ग्रेटा थेनबर्ग। ग्रेटा थेनबर्ग नामी नाम है, ग्रेटा थेनबर्ग ने इनकार किया है इस पुरस्कार को लेने से। और 64 है, किस शैक्षणिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? वो आंसर है न्यूज के, ये आईआईटी हैदराबाद, जो कि नए आईआईटीओ में, आईआईटी में बहुत से नए आईआईटी जो बने, तो नए आईआईटी में एक नाम आता है आईआईटी हैदराबाद का, आईआईटी हैदराबाद। तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, हैदराबाद की एक शैक्षणिक संस्था टीम के द्वारा, हैदराबाद की एक टीम के द्वारा, हैदराबाद कौन, तो मतलब हैदराबाद में एक शैक्षणिक टीम, वो टीम कहाँ की? तो आईआईटी हैदराबाद की। या फिर इसको हम लोग ऐसे समझें कि आईआईटी हैदराबाद की एक टीम के द्वारा इंडिया ब्रेन एटलस, इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया है। तो इंडिया ब्रेन एटलस किसके द्वारा तैयार किया गया? याद करना, आईआईटी हैदराबाद के टीम के द्वारा। अब तो ये हमारा ए हो गया 64 का। 65, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? पूरा कंप्लीट उसको बंद किया गया है। ये किस सरकार द्वारा? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। 65 में बिहार, ये तो बिहार के द्वारा भी हुआ है। बिहार, यहाँ किस राज्य सरकार द्वारा हाल में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है? 65 का आंसर हम लोग के गाइड में भी दिया हुआ है डी, यानी बिहार में ये पूरी तरह से पान मसाला, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन की बात है, लेकिन गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अभी शायद पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, और बिक्री पर शायद है, उत्पादन पर यहाँ पर कुछ कदम नहीं उठाया गया है। तो 65 में ये जैसा आंसर भी है और न्यूज का होगा, तो 65 का आंसर डी हुआ। 65 का आंसर डी हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा हाल में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 65 का आंसर डी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये सेट यानी सेट 17 के जीएस के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगले बार हम लोग फिर सेट नंबर 18 अगले सेट का जो जीएस का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।